तो हमारे अब के बीच में पिछले क्लास में जो हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में सीखे थे, तो वहाँ तक हम लोग रिएक्शन के टाइप सीख लिए थे। उसमें कई सारे टाइप्स हम लोग सीखे थे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा वियोजन अभिक्रिया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लासेस में जो है कवर कर चुके थे। ठीक है, आज इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का आखिरी लेक्चर है। आज ये चैप्टर आपके जो हैं खत्म हो जाएंगे। इसमें अगर हम आपको सीखना शुरू करें तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आप दो टेस्ट ट्यूब को रख दें। ठीक है, ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक, गौर समझिएगा। अगर इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कि हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए कि इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। इसमें हम CuSO4 का सॉल्यूशन डालते हैं। ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वह जनरली ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब जो ब्लू कलर का हमारे पास टेस्ट ट्यूब मिला, अब इसमें क्या करते हैं हम दो कील लेते हैं। कील समझते हैं ना, कील जिसको हम लोग दरवाजे पे या कहीं पर दीवार में ठोकते हैं, कील लेते हैं। ठीक है, अब इस कील को क्या करते हैं, दो कील लिए, दो टेस्ट ट्यूब लिए। अब इसमें से एक कील को लाते हैं और यहां पर स्टैंड के सहारा से इस कील को एक धागे में लटकाकर इस कील को यहां पर हैंग कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, धागा है, ये कील है, इसको हम यहां पर हैंग कर दिए। ठीक, और इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मतलब कितने देर के लिए, 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और 20 मिनट के बाद हम जब देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है इस चीज के बारे में। तो कहते हैं कि जब हम 20 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं जो पहला कील था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर जो दूसरा कील था, इस कील के ऊपर कुछ इस तरह की स्पॉटिंग आ जाती है। मतलब कि जो कलर था, नेल का जो कलर था, वह जनरली क्या हो जाता है, ब्राउनिश, मतलब ये थोड़ा सा भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन, जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन जो था, एक सॉल्यूशन जो कि जनरली पूरा का पूरा ब्लू कलर का था, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ये ए हुआ। और बी जिसमें जो दूसरे टेस्ट ट्यूब था जिसमें आप दूसरा सॉल्यूशन डाले थे और इसमें कील डाले थे, जब आप इसको बाहर निकाल के आते हैं तो देखते हैं कि इसका जो रंग होता है वह मलिन कलर का हो जाता है। इंग्लिश बोलते हैं फेड्स, मतलब हल्का गंदा कलर में हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं कि जो हमारे पास ये जिंक, जो आयरन का रॉड कील था सॉलिड स्टेट में, जब ये कॉपर सल्फेट के साथ मिला तो ये जो कॉपर का सल्फेट था, ये सल्फेट आकर फेरस के ऊपर जम गया। क्या हो गया, जो इसके ऊपर जो ऊपर देख रहा है ना, ये सल्फेट आकर इसके ऊपर जम गया। मतलब कि फेरस के ऊपर आकर सल्फेट आकर जम गया। ठीक है, तो ये जो सल्फेट आकर जम गया एक्वस में, और बाद में जब सल्फेट जम गया तो बच गया क्या, ये कॉपर बच गया। तो कॉपर बच गया सॉलिड स्टेट में। मतलब सीधी सी बात है कि जो फेरस जो था वो कॉपर सल्फेट के साथ मिल गया। मतलब कि इसका जो सल्फेट था वो आकर इसके साथ कंबाइन हो गया। मतलब कि जो Fe2+ में, जो कि आप 9th में पढ़े होंगे, फेरस हमेशा जनरली +2 ऑक्सीकरण संख्या पे काम करता है। यहां पे SO4 2- में होता है, तो कॉपर किस में होता है, 2+ में होता है। तभी तो ये कॉपर 2 और SO4 कितने में, 2 में, 2 से 2 मिलकर कटता है, तो बन गया क्या, CuSO4। आई समझ में? तो यहां पे अब ये फेरस जो होता है इस सल्फेट के साथ मिलता है तो बनता है
FeSO4। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में कॉपर अकेले बच गया। अब जरा समझना, मतलब कि इसका जो सल्फेट था वो आकर फेरस के साथ मिल गया। तो जब इसका सल्फेट यहां से डिस्प्लेस होकर आकर फेरस के साथ मिला, तो डिस्प्लेस होना, सल्फेट आयन का डिस्प्लेस होना, फेरस डिस्प्लेस होकर कहां आ गया, फेरस के पास आ गया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस होता है या रिमूव होता है अनदर एलिमेंट्स द्वारा, तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए और इस रिएक्शन के नीचे लिखिए, इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. हिंदी में लिखिए, इस अभिक्रिया में आयरन यानी लोहा, इस अभिक्रिया में आयरन अर्थात लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आप अगर कोई भी रिएक्शन हो आप उससे लेकर आ सकते हैं, किसी तरह का भी रिएक्शन हो आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन आपको हम दे दें, जैसे में अगर यहीं पर हम जिंक ले लें, सॉलिड स्टेट में हो, अगर ये CuSO4 के साथ मिल जाए एक्वस में, तो क्या बनेगा, ये जिंक जो था ये कॉपर सल्फेट, अब ये सल्फेट क्या करेगा, इसके साथ आकर मिलेगा तो बन जाएगा ZnSO4 और क्या कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस में, यहां से ये, तो इस तरह से क्या होता है, विस्थापन होगा। लेकिन अगर जरा समझो, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लीड ले लो, अगर लीड सॉलिड स्टेट में है, अगर यहां पर अगर मान लीजिए कि CuCl2 के साथ मिल जाए जो एक्वस में होता है, तो क्या बनेगा PbCl2 और यहां से कॉपर निकल जाएगा, ये एक्वस में हो जाएगा और यहां पर कॉपर सॉलिड में हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से समझना, जो हमारे पास यहां तक तो हम लोग मिल गया, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक अगर हम टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है, हम इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि हमारा ये काम खत्म हो गया। अगर एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक, और टेस्ट ट्यूब में एक और दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम Na2SO4 भर देते हैं, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम BaCl2 को भर देते हैं, बेरियम क्लोराइड को। ठीक, अब क्या करते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन को एक में मिला देते हैं और फिर क्या देखते हैं कि इसके नीचे मिलाने के कुछ देर के बाद जब इसे छोड़ देते हैं
तो देखते हैं कि इसके नीचे जो है एक व्हाइट रंग की प्रेसिपिटेट मिलता है। ध्यान रहे, एक व्हाइट रंग का, सफेद कलर का, यानी कि व्हाइट कलर का अवक्षेप मिलता है। मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, अब जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला, ये जो था अविलय था, मतलब इनसॉल्युबल था। अब जो अविलय पदार्थ मिला और इसके ऊपर जो था वह लिक्विड स्टेट में हमको यहां पे ऊपर स्थिति में जो है यहां पर अलग कंपाउंड मिला, जो लिक्विड स्टेट में विलय था, मतलब सॉल्युबल था। तो दो चीज हमको मिला यहां से, एक मिला जो अविलय था, दूसरा विलय पदार्थ। मतलब दो था, दोनों लिक्विड स्टेज में दोनों घुला हुआ था। जब इसे आपस में मिलाए, ये दोनों लिक्विड स्टेज में था, लेकिन जब मिलाए तो उसमें से एक था जो जमीन पे आकर बैठ गया। आप देखे होंगे, जमीन का मतलब ये नहीं कि धरती अर्थ सरफेस पे नहीं, टेस्ट ट्यूब के लेयर पे, पेंदी में जिसको कहते हैं, टेस्ट ट्यूब के बेस में आकर बैठ गया। आप कभी देखना, चूना पत्थर को जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलते हैं तो फूलों से सोल्यूबल नहीं होता है। आप उससे जब टेस्ट, आप नहीं विश्वास होगा तो प्रैक्टिकल कर लेना। अगर किसी डब्बे में लेकर कैल्शियम कार्बोनेट को पूरा घोल देना, घोलने के बाद लगेगा कि पूरा का पूरा घुल गया है, ठीक है। लेकिन जब कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो देखते हैं कि उसके नीचे क्या करता है, लेयर जम गया रहता है, मतलब नीचे आकर बैठ गया रहता है। तो ये कहानी यहां पर भी होता है, जो जम घुल गया उसका तो क्या कर गया, जम गया। जो अविलय पदार्थ था, जो इनसॉल्युबल मटेरियल था, जो नहीं जमा, मतलब कि आकर इकट्ठा हो गया, उसी को हम आगे चलकर कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। क्या नाम देते हैं उसको, प्रेसिपिटेट। तो कह सकते हैं कि इन सॉल्यूशन में जो व्हाइट कलर का मटेरियल है वो क्या है आपका, प्रेसिपिटेट। अब जो प्रेसिपिटेट, इसी को हम लोग आगे चलकर हम लोग कहते हैं, जो हमें प्रेसिपिटेट मिल गया, अवक्षेप का निर्माण तो हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कि किसी भी रिएक्शन के बाद जब हमें प्रेसिपिटेट मिलता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब कि जिस अभिक्रिया कराने के बाद अगर हमें अवक्षेप प्राप्त होता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण रिएक्शन। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर जो हमारे पास प्रेसिपिटेट मिल गया, अब प्रेसिपिटेट मिलने के बाद मतलब हुआ क्या कि जब Na2SO4 जो था एक्वस में, जब किसके साथ, BaCl2 के साथ मिला, ये भी एक्वस में था, तो क्या बनता है, Na2SO4, तो 2Na प्लस SO4 2-। ये कैसे बना, क्योंकि सोडियम जो होता है 1 पर काम करता है और SO4 जो होता है वह कितने पर काम करता है, 2 पे काम करता है, तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो बनता है Na2SO4। मतलब जब डिस्प्लेस होगा तो यहां पे सोडियम की संख्या कितना हो गया, 2 सोडियम और 1 प्लस, और यहां से SO4 क्या, 2-। उसी तरह से Ba जो होता है वह 2 पे काम करता है और Cl जो होता है 1 पर काम करता है। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो बनता है BaCl2। मतलब जब ये ब्रेक होगा तो किस पे टूटेगा, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में। तो मतलब कि जो यहां से टूटा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। अब क्या होता है कि यहां से जो प्लस वाला था वह इसके माइनस के साथ मिलता है, तो 2 कॉमन होता है तो बनता है 2NaCl, और यहां से इसके साथ ये मिलता है तो बनता है BaSO4। कैसे, ये 2Na मतलब कि यहां पे 2Na बटे में 1 और 2Cl अपॉन में 1, 2 से 2 कटा तो बन गया NaCl। उसी तरह से यहां पे बनता है Ba/2 SO4/2। क्यों नीचे 2 लिखे, क्योंकि उसकी चार्ज की संख्या नीचे लिखते हैं, तो यहां 2 से 2 कटा तो बन गया क्या, BaSO4। अच्छा गौर से समझना, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बन गया, BaSO4 और 2NaCl। अब समझो गौर से, तो यहां पे क्या हुआ कि ये क्लोरीन जो है
ये डिस्प्लेस होकर यहां आ गया और ये सल्फेट आ गया यहां पे, देख रहे हैं? क्लोरीन डिस्प्लेस होकर सोडियम और सल्फेट डिस्प्लेस होकर बेरिलियम, क्या कहते हैं, बेरिलियम के पास गया। तो मतलब कि यहां पे दो जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां और यहां से यहां, दोनों जगह से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं इसे कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो आप इसको बना लीजिए और बनाने के बाद आप लिख लीजिए, बना लीजिए इसको और इसमें लिखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? फिर नीचे लिखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप पदार्थ प्राप्त होता है या अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया? तो लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए द टाइप ऑफ रिएक्शन द इनसॉल्युबल सबस्टांस या अनसॉल्युबल सबस्टांस is formed in form of precipitate or in any reaction that produce precipitate। अभी जरूर नहीं होता है कि वो soluble हो या insoluble हो। Any reaction that produce precipitate is called precipitation reaction। नीचे लिखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। लिखिए such type of reaction या that type of reaction in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reaction। ओके? अब इसके बाद देखिए, तो यहां तक तो हम लोग कंसेप्ट सीख गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आपको दूसरा चीज हम लोग सीख लिए जिसका नाम था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक आपको छोटा सा पैट्री डिस्क दे दे, ठीक है, और पैट्री डिस्क को क्या किए, यहां पे हम जाली लगा दिए और जाली लगाकर इस जाली को क्या किए, बर्नर यहां पर स्टैंड लगा देते हैं। चलिए हम इसको स्टैंड से टाइट स्टैंड लगा देते हैं यहां पे, और स्टैंड लगाकर यहां पर लगाते हैं बर्नर,
और बर्नर लगाकर गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म अभी नहीं करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग अब कॉपर का चूर्ण रख देते हैं, कॉपर डाल देते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब इस बर्नर को यहां से हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं। क्या मिलेगा? तो चूंकि जब बर्नर को यहां पे गर्म करेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन का संपर्क होगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन का संपर्क होगा तो जो ये कॉपर था, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया? कॉपर के ऑक्साइड बनाया। अब जो ये कॉपर का ऑक्साइड हुआ, इसी का आगे चलकर हम लोग नाम देते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। अब ये तुम बड़े दिमाग में आएगा कि सर यहां 2 क्यों लिखते हैं? जब हम तुम लोग 11th 12th में आओगे वहां सिखाया जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां बताया जाता है ये जो 2 है ना, इस कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बताता है। क्योंकि यहां पे जब कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कितने काम करता है? -2 पे। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया जाएगा वहां पे, जिसको निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, प्लस चार्ज कितना है इसके ऊपर? -2 = 0। तो क्या हो गया? प्लस x - 2 = 0, तो x = +2। यह ऑक्सीकरण संख्या क्लास 11th में आओगे तो वहां सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो +2 आया ना, यही यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसे तुम लोग नॉर्मल कॉपर ऑक्साइड याद रखो। ठीक है, अब देखो, तो मतलब कि जो हमारे पास यहां कॉपर था ऑक्सीजन के साथ, जब यहां पर क्या किए हम? हीट किए तो कॉपर ऑक्साइड बना। मतलब कुछ समय के बाद जब ये क्या होगा, जब हीट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब समझो, तो मतलब कि यहां पे जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि यहां पे अब एक कंसेप्ट याद रखो, हम जो आप सिखाने जा रहे हैं बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कहते हैं कि जो आपके घरों में जो आपको पैसा मिलता है, जब आप छोटे थे तो पैसा जो सिक्का मिलता है, कॉइन, वो हमेशा गोल होता है। साधारण तौर पर कॉइन जो होता है गोल होता है। किसी के घर में बिस्किट के आकार का मिले तो समझ लो कॉइन नहीं है। ठीक है, तो जो कॉइन होता है वो गोल होता है। अगर आपको आपकी मम्मी या पापा, भाई, कोई भी अगर आपको कॉइन देते हैं, अगर आप किसी डब्बे में इकट्ठा करेंगे तो उसकी संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसमें संख्या बढ़ रहा है, मिल रहा है कॉइन। लेकिन अगर इसी से क्या किया जाए कि अगर इसमें से कॉइन निकालना शुरू करें तो क्या होगा? इसकी संख्या घटेगा। यहां पे था, अभी अगर कॉइन हम यहां से निकाल दिए तो संख्या क्या कर दिया? घट गया। तो जब इसमें से हम कॉइन निकालेंगे तो संख्या क्या करेगा? घटेगा। तो कॉइन निकालना और संख्या घटना, इसी मतलब क्या हुआ? रिड्यूस होना, घटना। और रिड्यूस जहां होगा, इसी को जब आप पढ़ेंगे नए टॉपिक में, जब उसे केमिस्ट्री में सीखते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गोल, मतलब O सिमिलर। जब ऑक्सीजन निकलना शुरू करेगा, मतलब एग्जिस्ट होगा, निकलेगा, तो वो होगा क्या चीज? इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। आई बात समझ में? जब ऑक्सीजन जब निकलना शुरू होगा तो कहलाएगा रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन क्या होगा? मिलना शुरू होगा, मतलब ऐड होना शुरू होगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। आज बात समझ में? रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन। तो यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चों से हम विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपचयन उपचयन छोड़कर रिडक्शन ऑक्सीडेशन याद रखना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन करता है अपचयन और उपचयन। तो मतलब कि सीधा सा एक कंसेप्ट सीखें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यह कहलाता है ऑक्सीडेशन, मतलब हो गया उपचयन। और इसी का दूसरा हिस्सा क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन, मतलब अपचयन। आई बात समझ में? तो कह गए कि ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, वो कहलाता है ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे कहते हैं हम लोग अपचयन। The process is the type of reaction in which addition of oxygen is called oxidation and existence of oxygen is called reduction. लिख लेंगे, the type of reaction in which, या the process in which oxygen is added. When oxygen is added is called oxidation. When oxygen is reduced या oxygen is exist is called reduction. मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहलाता है अपचयन। आपको सिर्फ इतना ही सीखना है। जब आप 11th क्लास में आओगे ना, तो वहां पर आयन से, ऑक्सीकरण संख्या से, कई सारे मेथड से सीखना है। ठीक है, हम रासायनिक बैलेंस करना, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी हम ऑक्सीकरण और क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन से सीखते हैं, वहां सिखाएंगे। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब जरा इसमें बताओ, यहां पे कॉपर तो बिल्कुल नहीं था, यहां कॉपर अकेले है, और यहां पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। मतलब यहां कॉपर जो था इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन आकर मिल गया। बताओ क्या हुआ, सोच के बताओ। यहां पे कॉपर था और यहां से कॉपर क्या हुआ, एक इसको मिल गया। तो मिल जाना मतलब क्या होना, हो गया ऑक्सीडेशन। हुआ कि नहीं हुआ, कहलाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब कि, और यहां पर ऑक्सीजन 2 की संख्या में था, यहां पर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यह क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर दें, ताकि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। आपको हम इसका और अच्छा कंसेप्ट देते हैं। मान लीजिए कि हम अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर हम हीट करते हैं, ये सिंबल हीट का होता है, तो बनता है कॉपर और H2O। ठीक है, अब जरा गौर से देख के बताओ, यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहां पर 1 भी नहीं है, तो यहां से यहां गया तो घटा ऑक्सीजन, तो हो गया रिडक्शन। हिंदी बोलते हैं अपचयन। और यहां पर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गया, तो कहलाया क्या चीज, ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। अब आपको एक चीज, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर पूछे कि बताओ इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, तो कॉपर का। ध्यान रखेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का, क्योंकि कॉपर रिड्यूस होकर कॉपर बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का। जब यहां पे रिडक्शन इसका हुआ, तो जो रिडक्शन होता है इसी को आगे चलकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं अपचायक, ठीक है, या अपचयन अभिकर्मक, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो काम कराता है, एजेंट। आई बात समझ में? तो आप कंसेप्ट याद रखेंगे। आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के कंसेप्ट नहीं सीखना है, पर आपको हम यहां पे सिखा दिए कि रिडक्शन का ठीक अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो आप क्या करते हैं, बस इतना याद रखना है, उसमें आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान करना रहेगा। आपको कोई सारे अगर एलिमेंट, आपको जितने सारे एलिमेंट आपको मिल जाए, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल देते हैं, हम आपका सारा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक्स उठा रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ले लीजिए, तो यहां जिंक से है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या घट रहा है,
तो रिडक्शन, और एक कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, ऑक्सीडेशन। हम आपको प्योर एनसीईआरटी इसलिए उठा रहे हैं कि आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, अधिकतर क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इसलिए आपको पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहीं पर MnO4 जो है वह HCl के साथ मिला तो बनता है MnCl2 H2O और Cl2। अब और समझो, यहां पे 4 ऑक्सीजन था, खत्म हो गया तो हो गया क्या चीज, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन था, यहां पर आकर ऑक्सीजन जुड़ गया तो कहलाया क्या, ऑक्सीडेशन। और यहां पे रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या कहलाया गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप इतना याद रखें कहां ऑक्सीडेशन और कहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास सीख गए कि अगर पूछा जाए कि यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, तो मैग्नीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की संख्या क्या कर रही है, घट रही है। तो मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है और यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आप डिसाइड कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जब भी इस तरह से जब हमारे पास कंसेप्ट आएगा तो आप रिएक्शन, आपके एग्जाम में बस केवल रिएक्शन दिए रहेंगे, आप उसको डिसाइड करना रहेगा कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं यहां पे खत्म हो गए। अब इसके बाद 2 छोटे छोटे और टॉपिक हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास, अगर आप देखे होंगे कि घर में आपकी जो ग्रिल लगाई जाती है, घर में ग्रिल हो गया, या आप गाड़ियां देखते हैं तो हमेशा, कभी गाड़ी आप ऐसे नहीं देखे होंगे कि जो गाड़ी पेंटिंग ना हो। पेंटिंग क्या खूबसूरत लगता है, पेंटिंग करने के पीछे रीजन क्या होता है। आप अपने घर के जो लोहे की ग्रिल होती है उसको पेंट क्यों करते हैं, अच्छे देखने के लिए। देखना अच्छा अलग कंसेप्ट है, लेकिन मेन रीजन पेंटिंग करने का कुछ और होता है। क्योंकि अगर उसको पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उस पे जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो एयर है, जो कि उसमें पाया जाता है H2O, स्टीम के रूप में हवा पाया जाता है। तो जो हवा में पानी होते हैं या ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है कि जो आयरन है, इसमें जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, ये इसके साथ मिलकर Fe2O3 बना लेता है और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, यहां 2 की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। ठीक, या यही Fe जो होता है वह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर Fe2O3। तो ये जितने भी हमारे पास कहानी होते हैं, अब ऐसी स्थिति में जो ऑक्सीजन या संपर्क हमारे पास हुआ, ठीक, अब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं, अगर ये बैलेंस करना हो तो आप इनसे क्या करिए, 2 से 6 हो गया, 3O2 हो गया और यहां पर हो गया 6। तो आप इस तरह से जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब देखो ये जो देखा ना, यही आगे चलकर कहलाता है रस्ट। पढ़े हो ना, रस्टिंग, कोरोजन, हिंदी बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन, हिंदी बोलते हैं संक्षारण। होता क्या है, कोरोजन प्रोसेस क्या है, तो कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिसमें जो भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, अगर आयरन पार्टिकल्स है, जो एटमॉस्फेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ मिलकर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, एक छोटे क्या करता है, एक स्पॉट बना लेता है, और यही स्पॉट जो होता है वह Fe2O3 होता है। और यही इसी जो Fe2O3 जो बन गया, आप देखे होंगे जब जंग लग जाता है तो उसको आप हाथ से छुड़ा सकते हैं। तो जो बना, वो जो ऑक्साइड बना, वो धीरे धीरे क्या करता है, लोहे को गलाना शुरू करता है धीरे धीरे। उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन, जंग लगना, मूर्छा लगना।
आई बात समझ में? तो यही क्या कहते हैं, तो ये जो कोरोजिव प्रॉपर्टी होता है, तो मतलब कि जो भी हमारे पास आयरन बॉडी होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको पेंट कर देते हैं। और इसके पेंट करने से क्या होगा कि जब उस पर आप पेंट कर देंगे चारों तरफ से, जो हमारे पास ये कोरोजन बॉडी बना था, अगर इसी आयरन के पार्टिकल्स, आयरन के रॉड पे या आयरन का जो प्लेट होगा, इसके चारों तरफ अगर आप क्या कर दें, पेंटिंग कर दें। जब आप पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में पेंटिंग करने के बाद इस पर अब जंग लगने की प्रोसेस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जब मतलब जंग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पेंटिंग रहेगा तो एयर तो आएगा और आकर, या वाटर आएगा और आकर इस सरफेस पर टकरा कर रुक जाएगा। अब इस लोहे के कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, तो जिसके चलते ये रिएक्शन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये होती है कोरोजन की प्रॉपर्टी। आप कभी कभी एक चीज और आप नोटिस किए होंगे, आप कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बहुत सारे सामान जो पैकेट में रहता है, मैगी हो गया, कई सारी चीजें होती हैं। आपको कुरकुरे का अच्छा एग्जांपल देते हैं, चिप्स देते हैं। आज जब चिप्स होता है तो वो देखते हैं, जरूरी नहीं होता है कि आज कंपनी में बना और कल आपके घर आ गया, ऐसा नहीं होता है, आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर वो चिप्स जो आप देखते हैं तो काफी फूला हुआ रहता है, आप ही जाते हैं तो खरीदते हैं कि फूला हुआ चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन होता है कि जब उसको खोलते हैं, जैसे ही खोलते तो एकदम सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, आप उसको आप निकाल के खाते हैं। लेकिन अगर आप कभी गलती से जाकर दुकान से सिकुड़ा हुआ, जो पैकेट फूला हुआ ना हो, सिकुड़ा हुआ हो, और उसे खोल कर ले आकर खाइएगा, देखिए कैसा लगता है। जब उसको फाड़ेंगे तो उसमें लगता है एकदम पानी से महरा गया रहता है, मतलब अजीब सा लगता है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जो पैकेज होता है उस पैकेज में ऑक्सीजन का संपर्क नहीं दी जाती है। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो जो अंदर का चीज होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर आने लगेगा। जो कुरकुरा कड़क था वो धीरे धीरे क्या होगा, मॉइस्चर होने के बाद, मॉइस्चर होने के बाद धीरे धीरे उसकी कड़कड़ापन क्या होगी, खत्म होने लगेगी। आई बात समझ में? तो जो कड़कड़ापन खत्म हो जाएगी, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें अजीब तरह की स्मेल आने लगेगी। तो जो भी हमारे पास जो कि तैलीय पदार्थ है, ऑयलिस्ट है, फैटिस्ट है, जो भी पदार्थ मटेरियल हो, ऑयलिस्ट हो या फैटिस्ट हो, मटेरियल में अगर जो क्या होता है, जब एयर का संपर्क आता है तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है। तो कहते हैं कि जब कोई भी तैलीय पदार्थ या वाष्पीय पदार्थ होता है, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो खराब हो जाता है, तो खराब होने के बाद उसमें से अलग तरह की दुर्गंध आने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को आगे चलकर हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको रेंसिडिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको रेंसिडिटी। और जो हिंदी शब्द इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वह होता है विकृत गंधिता। हिंदी शब्द होता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। तो क्या है रेंसिडिटी? तो कहते हैं कि जब कोई भी हमारे पास ऑयली पदार्थ है या जो भी फैटेज पदार्थ होता है, जब वो क्या करता है, स्मेल करना शुरू कर देता है, खराब होने के बाद स्मेलिंग आ जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। हो गया? तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब कोई तैलीय या वसा युक्त पदार्थ उपचयित होकर गंध उत्पन्न कर देता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। When the fatty or oily materials produce a smell after reduction in presence of air, is called rancidity. It's called rancidity. The result of rancidity
द टेस्ट ऑफ मटेरियल विल चेंज। लिखिए आगे नीचे आप कि विकृत गंधता के परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ से गंध उत्पन्न होता है और इसके कारण इसके स्वाद बदल जाते हैं। तो क्या कहानी हुआ कि अब इसमें क्या होता है, अब देखेंगे, अब फिर क्वेश्चन आता है कि फिर उसमें क्या भरते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे गैस भरते हैं उसमें जो रिएक्शन कम करे, जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं कि उठाकर हीलियम भर दे, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। जैसे में नाइट्रोजन भर दी जाती है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आएगा टंगस्टन क्या करेगा, जलेगा, टंगस्टन तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन हम क्या करते हैं, भर देते हैं। तो जो भी आप देखे होंगे चिप्स के जो पैकेट होते हैं, उस चिप्स के पैकेट में होता है क्या, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि वो हमेशा उसकी कुरकुरता क्या रहे, बरकरार रहे। और जैसे ही वहां से हटा, ऑक्सीजन संपर्क में आया, आप एक दिन छोड़ दीजिए, कुरकुरा खोल के छोड़ दीजिए, अगले दिन देखिए कैसा लगता है वो। तो ये इसकी कुरकुरता को बरकरार रखने के लिए क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। एक टर्म आया उपचयन, रिडक्शन। जी हां, ऑक्सीजन के जुड़ा नाइट्रोजन निकला, जब ऑक्सीजन संपर्क में आया तभी तो वो खराब हुआ, इसीलिए उसे कहते हैं हम लोग उपचयन, यानी कि रिडक्शन। तो चिप्स का खराब होना भी रिडक्शन की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि चिप्स जो होता है उसके ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आता है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता है, खराब हो जाता है, स्मेल आने लगता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आपका ये चैप्टर जो है यहां से खत्म हो गया। ठीक है, आप इसमें चैप्टर को सॉल्व करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि जब आयरन के रॉड को कॉपर सल्फेट के मेल में डालते हैं तो सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, क्यों बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि कुछ रिएक्शन दिए गए, उसमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीकारक है, मैंने ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिएजेंट क्या कहते हैं, रिएक्टेंट ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिडक्टेंट है। जैसे में एग्जांपल दिया गया है कि सोडियम, जब 4 सोडियम सल्फर के सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो Na2O बनता है। तो बताओ, तो यहां से सोडियम से ऑक्सीजन यहां से जुड़ा तो कहलाया क्या, ऑक्सीडेशन, और यहां से क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का, और ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कर लेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सोडियम का, और रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। कर लेंगे। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो ये कहलाएगा क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया है CuO प्लस H2, करा चुके हैं इसको, Cu प्लस H2 हम करा चुके हैं कि कॉपर से यहां बन रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन, और यहां से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। हो गया ना। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है आप घर पे बैठकर कर लीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नंबर मार्क करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जब हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट चैप्टर इसका है चैप्टर नंबर 2, वह है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच।